एवरीवन, वेलकम बैक टू अपनी कक्षा। आज की क्लास में हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज डिस्कस करने वाले हैं सेकंड चैप्टर के लिए, दैट इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो इस चैप्टर को, इस वीडियो को देखने से पहले आपको ये चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स और रिएक्शंस आने चाहिए, जिसके लिए पहले ये वीडियो देखने से पहले आपको जाकर इस चैप्टर की वीडियो को पूरा देखना है, नोट्स बनाने हैं, उसके बाद ही आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा गया है, अ सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। रेड कलर का लिटमस था जो कि किसके अंदर कन्वर्ट हो चुका है, ब्लू कलर के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। इसका पीएच आपसे पूछा गया है। तो हमें पता है जो रेड है वो ब्लू के अंदर क्यों कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि वो क्या होगा, बेस होगा तभी। और बेस का पीएच कितना होता है, 7 से लेके 10 के बीच में। 7 इज न्यूट्रल एंड 14 यानी कि 7 से 14 के बीच में कोई भी अगर पॉइंट होगा तो वो क्या इंडिकेट करेगा, कौन सा पीएच, बेस का पीएच, बेसिक दिखाएगा। यानी कि डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, दैट इज 10। 5 क्या रहेगा, एसिडिक, 7 के दूसरी साइड है, ठीक है, 7 से कम है, 4 7 से कम है, 1 भी 7 से कम है, तो ये क्या हो जाएंगे सब एसिडिक। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर, क्योंकि हमें यहाँ पे बेसिक का पूछा गया है। इंडिकेटर बता दिया गया है कि वो रेड लिटमस को ब्लू के अंदर कन्वर्ट कर रहा है, सिंपल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आंसर हमारा हो गया 10th, दैट इज डी। नेक्स्ट, a solution react with crushed egg shells to give a gas that turns lime water milky। तो हमें पता है लाइम वाटर को मिल्की करने वाली गैस कौन सी होती है, दैट इज CO2 गैस। CO2 गैस होती है जो कि लाइम वाटर को मिल्की कर देती है, ये बात तो हमें पता है। फिर क्या पूछा है, द सॉल्यूशन कंटेन्स, सॉल्यूशन क्या था उस सॉल्यूशन के अंदर, क्रश्ड शेल के साथ रिएक्शन करा है। देखो क्रश्ड शेल इज कैल्शियम कार्बोनेट, ये बात भी हमें पता है कि क्रश शेल के अंदर क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट शेल्स होते हैं। अब वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, देखो एसिड जो है यहाँ पे HCl हम ले लेते हैं, HCl के साथ जब वो रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या निकलने वाला है, कैल्शियम क्लोराइड, सबसे पहले सॉल्ट बनेगा CaCl2, साथ में इसके क्या बनने वाले, CO2 गैस रिलीज होगी, ठीक है, जो कि टर्न कर रही है लाइम वाटर को मिल्की के अंदर, और साथ ही साथ वाटर रिलीज होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। HCl ही CO2 गैस को रिलीज करवाएगा जब हम उसको रिएक्ट करेंगे किसके साथ, क्रश्ड कैल्शियम कार्बोनेट एग शेल्स के साथ। क्लियर। तो यहाँ पे आपको दो चीजें पता होनी चाहिए थी। एक तो आपको ये पता होना चाहिए था कि जो क्रश्ड एग शेल्स होते हैं उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होता है। ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हो सकता है, बाकी जगह पे भी यही कॉन्सेप्ट सेम आ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अभी हम। क्लियर हो गया हमारा, बी आंसर इज HCl। Next question is 10 ml of a solution of NaOH is found to be completely neutralized by 8 ml of given solution of HCl। सबसे पहले तो हमें पता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की यहाँ पे बात की गई है। जब कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। और यहाँ पे होता क्या है, सॉल्ट बनता है और साथ ही साथ वाटर रिलीज हो जाता है, दिस इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे हमको दे दिया गया है कि 10 ml NaOH को, NaOH जो कि क्या है, एक बेस है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए 8 ml HCl की रिक्वायरमेंट है, जो कि क्या है, एक एसिड है, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि अगर हम 20 ml NaOH ले लें, अगर हम 20 ml क्या ले लें, NaOH ले लें, यानी कि बेस को जस्ट क्या कर दिया है, डबल कर दिया, इंटू 2 कर दिया है, तो कितने ml एसिड की रिक्वायरमेंट होगी 20 ml NaOH को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करने के लिए। जब हमने इसको डबल किया है तो हमें एसिड को भी डबल करना पड़ेगा, यानी कि 16 ml HCl की हमें रिक्वायरमेंट होगी। क्लियर। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 16 ml। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कॉन्सेप्ट यहाँ पे सिंपल सा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का लग रहा है, ठीक है। 16 ml आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन इज यूज फॉर ट्रीटिंग इनडाइजेशन। इनडाइजेशन होता क्यों है, एसिडिटी की वजह से, एसिड रिफ्लक्स की वजह से। उसको ट्रीट करने के लिए क्या लेंगे हम, एंटासिड्स लेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर, दैट इज एंटासिड्स। एंटीसेप्टिक क्या होते हैं, जब कोई वूंड हो जाता है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए, आगे इन्फेक्शन इंक्रीज ना करे, तो उन ट्यूब्स को, उन मेडिसिन को हम क्या बोलते हैं, एंटीसेप्टिक बोलते हैं। एनाल्जेसिक्स होते हैं पेन किलर्स,
क्लियर। एंटीबायोटिक्स होते हैं जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की यानी कि बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूज की जाती है, उन टैबलेट्स को कहते हैं एंटीबायोटिक्स। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट वर्ड इक्वेशन एंड देन बैलेंस इक्वेशन फ्रॉम द गिवन रिएक्शंस। आपको वर्ड में रिएक्शंस गिवन है, आपको सबसे पहले इनकी केमिकल रिएक्शन लिखनी होगी, केमिकल फॉर्मूला लिखना चाहिए, उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हम चैप्टर नंबर 1 के अंदर पहले ही कर चुके हैं। क्लियर। तो पहला देखिए, सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट करवाया है जिंक ग्रेन्यूल के साथ, ओके, H2SO4 के साथ रिएक्ट कराया। अब यहाँ पे ना आपको प्रोडक्ट में नहीं दिया कि क्या क्या बनेगा, वो चीज़ हमें ही बतानी है। ये क्या है, देखो मेटल है। मेटल जब किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, साथ में ZnSO4 भी बनेगा, यानी कि एक तो जिंक सल्फेट यहाँ पे बनने वाला है और साथ ही साथ हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व होगी। सबसे पहली बात तो ये रिएक्शन होगी। अब हमें देखना है कि यहाँ पे बैलेंसिंग चेक करनी है। यहाँ पे जिंक 1 है, यहाँ पे भी जिंक हमारा 1 ही है, यहाँ पे सल्फर देखेंगे 1 है, यहाँ पे सल्फर 1 है। उसके बाद हाइड्रोजन देख लेते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, बैलेंस्ड। यहाँ पे भी ऑक्सीजन, लास्ट में ऑक्सीजन बचता है हमारे पास, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है और यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है, यानी कि सब कुछ हमारा क्या है, बैलेंस्ड है। तो यही रिएक्शन हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो जाएगी। इसमें सबसे पहले आपको चेक कर लेना है कि ये पहले से ही कहीं बैलेंस तो नहीं है। ठीक है, तो पार्ट 1 हमने कर लिया। सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट के अंदर बोला गया है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद मैग्नीशियम रिबन। जब मैग्नीशियम रिबन के साथ, मैग्नीशियम रिबन यानी कि मैग्नीशियम कैसा लिया होगा, सॉलिड लिया होगा, उसको रिएक्ट करवाया डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl के साथ, तो क्या बनेगा, फिर से मेटल एंड एसिड को लिया है तो हाइड्रोजन गैस प्लस में क्या बनने वाला है हमारा सॉल्ट। सॉल्ट क्या बनेगा यहाँ पे MgCl2, साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई है। अब यहाँ पे देखो मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है, लिखते चलो, एक मैग्नीशियम बैलेंस चेक कर दिया इसको। हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, 1 है और यहाँ पे हाइड्रोजन है 2, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन करने के लिए मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया है। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हो गए, यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितने हैं, 2, बैलेंस कर दिया हमने, चेक। क्लोरीन यहाँ पर 2 हो गए हैं, यहाँ पे भी क्लोरीन कितने हैं, 2 हैं, तो यानी कि ये भी हमने क्या कर दिया, इसको बैलेंस कर दिया है। क्लियर। इसको मैं रब कर देती हूँ। नेक्स्ट देखते हैं, बी पार्ट भी हमने कर लिया है। सी पार्ट में हमसे पूछा गया है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम पाउडर, यानी कि एल्यूमिनियम सॉलिड को जब रिएक्ट करवाया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ यानी कि H2SO4 के साथ, तो क्या बनेगा, एल्यूमिनियम सल्फेट और साथ में क्या बनने वाला है, हाइड्रोजन गैस। तो Al2SO4 साथ में क्या बन रहा है हमारा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। यहाँ पे एल्यूमिनियम 1, यहाँ पे एल्यूमिनियम 2, तो सबसे पहले तो यहीं पे बैलेंस कर दो। फिर यहाँ पे अगर हम सल्फर की बात करें तो सल्फर यहाँ पे 1, यहाँ पे भी सल्फर 1 है। क्लियर। फिर हाइड्रोजन देख लेते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2, बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन देख लेते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन हमारे पास गिवन है 4, यहाँ पर ऑक्सीजन देखिए कितने हैं, 4 तो ये है और 3 ब्रैकेट, इसको हम करते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे, देखो 12 यहाँ पर ऑक्सीजन है, बट यहाँ पे तो 4 है, तो यहाँ पे भी हमें क्या करने पड़ेंगे, हमें यहाँ पे भी कितने करने पड़ेंगे, 12 ही करने पड़ेंगे, जब भी जाके ये रिएक्शन क्या होगी, बैलेंस हो गई। तो इसको बैलेंस करने के लिए अब हम क्या करें, यहाँ पे हम यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए 3 लगा देते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही हमने 3 कोफिशिएंट लगाया तो यहाँ पे ये कितना हो गया, 12, ये तो बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस, बट यहाँ पे हाइड्रोजन और सल्फर अब क्या हो गए, गड़बड़ा गए हैं। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए हैं, 6 हो गए। अब यहाँ पे हाइड्रोजन हमारे कितने थे, 2 ही थे, तो यहाँ पे 3 लगा दो, यहाँ पे हाइड्रोजन भी क्या हो गए, बैलेंस हो गए। हाइड्रोजन देखो कितने, हाइड्रोजन 3 हैं, सॉरी सल्फर कितने हैं, 3, यहाँ पे भी सल्फर कितने हमारे, 3 हैं। क्लियर। तो दिस इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्लियर। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे एल्यूमिनियम 2 है, यहाँ पे भी एल्यूमिनियम 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हो गए हैं, 6, यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हैं। ओके, सल्फर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी सल्फर कितने हैं, 3 हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 12 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितने हो गए हैं, 12 हो गए हैं। 4 ये रहे और 3 आगे लगा हुए, तो कितने हो गए, 12 हो गए हैं। क्लियर। तो दिस इज बैलेंस्ड इक्वेशन। सी पार्ट भी हमने कर लिया है, दिस इज सी पार्ट डिस्कस कर लिया। डी पार्ट में देखो क्या बोला गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद आयरन फिलिंग। सिंपल आयरन फिलिंग हमने ली, दिस इज डी पार्ट। आयरन फिलिंग को रिएक्ट कराया है हमने किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl के साथ जब रिएक्ट करवाएंगे तो आयरन यानी कि मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बनेगा, एक तो
आयरन क्लोराइड FeCl2 बनेगा और साथ ही साथ हमारा H2 गैस भी रिलीज होने वाली है। क्लियर? अब इस रिएक्शन को हमें क्या करना है, देखो अब इस रिएक्शन को हमें करना है बैलेंस। तो बैलेंस कैसे करेंगे, देखो आयरन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी आयरन 1 है, तो आयरन बैलेंस्ड है। ओके, हाइड्रोजन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन हमें बैलेंस करना हो, यहाँ पे 2 लगाते ही हाइड्रोजन 2 हुए, ठीक है, और क्लोरीन यहाँ पे 2 थे, यहाँ पे भी 2 हो गए, तो यानी कि दिस इज बैलेंस्ड इक्वेशन। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सिंपल बैलेंसिंग थी, से ज्यादा टफ वाली बैलेंसिंग तो हम चैप्टर नंबर 1 के अंदर पढ़ के ही आए हैं। क्लियर? ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जंप करते हैं। ये सारी रिएक्शंस जो भी हमने डिस्कस करी वही वाली हैं, ठीक है? क्लियर? चलो नेक्स्ट देखते हैं। अभी हम नेक्स्ट आपसे पूछा गया कंपाउंड सच एज एल्कोहल एंड ग्लूकोज ऑल्सो कंटेन हाइड्रोजन बट आर नॉट कैटेगराइज्ड एज एसिड्स, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू प्रूव इट। देखो होता क्या है, जो एसिड्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर HCl की अगर हम बात करते हैं तो HCl डिसोसिएट होता है वाटर की प्रेजेंस में H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव के अंदर। अब इन्हीं आयंस की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, कंडक्शन होता है। अब अगर हम बात करते हैं किसकी, ग्लूकोज की, ठीक है, और साथ ही साथ एल्कोहल की, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12NO6। तो हाइड्रोजन तो ग्लूकोज के अंदर भी है, बट जब हम इसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो ये डिसोसिएट नहीं होता, यानी कि ये क्या कैसा रहता है, अनडिसोसिएटेड रहता है। डू नॉट डिसोसिएट इन वाटर के अंदर डिसोसिएट नहीं होगा, यानी कि आयंस का फॉर्मेशन ही नहीं होगा। आयंस नहीं बनेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कैसे होगा, ठीक है? पहली बात तो ये इलेक्ट्रिसिटी वाली इस एक्टिविटी के अंदर का जो कॉन्सेप्ट है वो यही वाला है। अभी हम एक्टिविटी को भी डिस्कस करने वाले हैं, बट साथ ही साथ यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि इनको एसिड क्यों नहीं कहा। एसिड वही होते हैं जो कि एक्वस फॉर्म के अंदर, जो वाटर के अंदर अपना H पॉजिटिव आयन को रिलीज कर सकते हैं। अब इसका प्रूफ देने के लिए कि ये जो ग्लूकोज है या जो एल्कोहल है ये अपने वाटर के अंदर डिसोसिएट होकर अपने जो H पॉजिटिव आयन है वो रिलीज नहीं कर पाते हैं, इसी के लिए क्या एक्टिविटी हम पढ़ने वाले हैं, कंडक्शन के लिए एक्टिविटी पढ़ने वाले, जिसके अंदर हम क्या यूज करेंगे, 2 आयरन नेल्स को यूज करेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट करेंगे और फिर चेक करेंगे। पहले एसिड को डालेंगे क्योंकि एसिड के अंदर कैपेबिलिटी है टू रिलीज H पॉजिटिव आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होगा और बल्ब ग्लो करने वाला है। जबकि ग्लूकोज और एल्कोहल के केस के अंदर वहां पे एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ये दोनों की दोनों कंपाउंड्स H पॉजिटिव आयन को रिलीज करने में कैपेबल नहीं होते हैं, इसी वजह से यहाँ पे H पॉजिटिव आयन नहीं बनते और जिसकी वजह से कंडक्शन भी नहीं होता। ये कॉन्सेप्ट आपको माइंड में हमेशा रखना है कि आयंस की वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है। जहां पे कोई पर्टिकुलर कंपाउंड हमारा ब्रेक डाउन करके, डिकम्पोज करके आयंस का फॉर्मेशन नहीं करेगा, वो हमारा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता है। क्लियर हुआ? ठीक है। उसी तरीके से हमारा जो एल्कोहल होता है CH3, पूरा खोल के लिखते हैं, देखो CH3CH2OH, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ एल्कोहल, दैट इज इथेनॉल है ये, ठीक है। तो इथेनॉल, मिथेनॉल, डिफरेंट टाइप के एल्कोहल्स भी हम पढ़ने वाले हैं आगे नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर, ठीक है। तो अब हम एक्टिविटी को डिस्कस कर लेते हैं। देखो क्या करेंगे, टेक अ सॉल्यूशन ऑफ एल्कोहल एंड ग्लूकोज एंड एल्कोहल के हमने सॉल्यूशन ले लिया। फिक्स 2 नेल्स, 2 नेल्स को हमने फिक्स किया कोर्क के ऊपर एंड प्लेस द कोर्क इन 100 ml ऑफ बीकर, 100 ml बीकर के अंदर हमने उसको प्लेस कर दिया। कनेक्ट द नेल्स टू द 2 टर्मिनल्स ऑफ 6 वोल्ट बैटरी थ्रू द बल्ब एंड स्विच, यानी कि हमने एक सर्किट बनाया, उसका सर्किट को कंप्लीट कर दिया। नाउ पोर एल्कोहल इन द बीकर एंड स्विच ऑन द करंट को जैसे ही स्विच ऑन करेंगे तो बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करेगा, डज नॉट ग्लोज, ठीक है। रिपीट द सेम एक्सपेरिमेंट विद द ग्लूकोज के साथ भी करेंगे, तब भी जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा। और जब इस सेम हम एक्सपेरिमेंट को करने वाले हैं किसके साथ, एसिड के साथ, तो वहां पर H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस होंगे और वहां पे बल्ब ग्लो करने लगेगा। यानी कि ये दोनों ग्लूकोज एंड एल्कोहल दोनों ही कैपेबल नहीं है H पॉजिटिव आयन को वाटर यानी कि एक्वस फॉर्म में रिलीज करने में, इसी वजह से यहाँ पे कंडक्शन नहीं होती और बल्ब ग्लो नहीं करता है। क्लियर? तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, व्हाई डज डिस्टिल्ड वाटर
नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो हमारा डिस्टिल्ड वाटर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों नहीं करता, क्योंकि कंडक्शन में हमें चाहिए होते हैं आयंस, और डिस्टिल्ड वाटर के अंदर कोई भी आयंस नहीं होते। यहां पे क्या लिखो, नो डिस्टिल्ड वाटर में लिखो यहाँ पे आयंस नहीं प्रेजेंट होते यहाँ पे, और किसी भी पर्टिकुलर आयन का फॉर्मेशन भी नहीं होता। जबकि रेन वाटर के अंदर काफ़ी सारे हमारे जो एटमॉस्फेयर के अंदर एसिडिक गैसेस प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल CO2 गैस प्रेजेंट है। अब CO2 गैस जब वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो बनाती है कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। अब हमें पता है अगर ये एसिड है तो ये एक्वस फॉर्म में H पॉजिटिव आयन देगा, और H पॉजिटिव आयन अगर ये देगा तो ये क्या करने वाला है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट भी करने वाला है। ठीक है, इसी वजह से जो हमारा रेन वाटर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, जबकि डिस्टिल्ड वाटर, क्योंकि यहाँ पे आयन का फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा, आयन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा तो वहाँ पे कंडक्शन भी नहीं होगी। क्लियर? तो सिंपल सा हमारा यहाँ पे आइडिया ये है कि आयंस का फॉर्मेशन हो रहा है या नहीं, हमें यही चेक करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो इसी को एक बार पढ़ लेते हैं। देखो, distilled water does not conduct electricity because it do not contain any ionic compound like acids, bases and salts. ठीक है, rain water while falling to the earth through the atmosphere dissolves an acidic gas like carbon dioxide and with the air and forms carbonic acid. कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला भी आप अगर चाहो तो ध्यान रख सकते हो, H2CO3। काफ़ी ज़्यादा ये अनस्टेबल एसिड होता है, ये आगे जैसे ही कार्बोनिक एसिड बनता है वैसे ही डीकम्पोज यानी कि ब्रेक डाउन भी होता है। कार्बोनिक एसिड प्रोवाइड्स हाइड्रोजन आयंस दैट इज H पॉजिटिव आयन इन द एक्वस सॉल्यूशन एंड कार्बोनेट आयंस, क्लियर, टू द रेन वाटर एंड हेंस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ केटायंस एंड एनायंस यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होगा। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है व्हाई डू एसिड्स नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन एब्सेंस ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर नेसेसरी है, वाटर की प्रेजेंस के बिना H पॉजिटिव आयन रिलीज ही नहीं होंगे, और H पॉजिटिव आयन रिलीज नहीं होंगे तो वो एसिड की तरह काम ही नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, द एसिडिक बिहेवियर ऑफ एसिड इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाई H पॉजिटिव आयन। जब तक H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट नहीं होंगे हम उसको एसिड कह ही नहीं सकते। इन द, ठीक है, नेक्स्ट देखो, द एसिड प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन आयन ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। दिस इज इंपॉर्टेंट, वाटर की प्रेजेंस में ही जो कोई भी एसिड होता है वो H पॉजिटिव आयन को रिलीज करता है, इसी वजह से वाटर नेसेसरी है। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 5 सॉल्यूशंस आपको गिवन है A, B, C, D एंड E when tested with the universal indicator showed pH आपको pH की वैल्यू गिवन है 4, 1, 11 and 7 and 9 respectively. Which of the solution is neutral? न्यूट्रल तो होगा 7 वाला जिसका pH 7 गिवन है। स्ट्रॉन्गली एसिडिक जिसका pH सबसे लोएस्ट है यानी कि 1 जो जिसका pH है वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिडिक होगा। ओके, स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन जिसका मतलब 14 की साइड पे सबसे ज्यादा होगा, विच इज 11, 14 के सबसे पास है 11। फिर पूछा है वीकली एसिडिक होगा हमारा 7 के आसपास वाला, 7 इज न्यूट्रल ना, तो यहाँ पे जो 4 होगा वो वीकली एसिडिक हो जाएगा, एंड वीकली एल्कलाइन इज 9 विच इज 7 से थोड़ा सा आगे। तो ये इस तरीके से हम देख सकते हैं। हमें इसके लिए pH का जो स्केल हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, 7 जो था वो न्यूट्रल था। ठीक है, 7 के बाद 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14, ये क्या होते हैं, बेसिसिटी यहाँ पे इंक्रीज होती है। बेसिक कैरेक्टर यहाँ पे क्या होता है हमारा, इंक्रीज होता है। ओके, इसके पहले क्या क्या आता है हमारा, 6, 5, 4, 3, 2, 1, और इस साइड पे जब हम जाते हैं वैल्यू नीचे चली जाती है तो क्या होता है हमारा एसिडिक कैरेक्टर, एसिडिटी हमारी क्या होती है, इंक्रीज होती है इस साइड पे। क्लियर? चलिए, ये हमको स्केल पता होना चाहिए, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखेंगे। देखो, अच्छा यहाँ पे आपसे अरेंज द पीएच इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयंस। अब यहाँ पे आपको जो है पीएच को अरेंज भी करना था एसिडिटी से बेसिडिटी की फॉर्म में। देखो, सबसे ज़्यादा एसिडिक 1, ठीक है, फिर 4, फिर 7, फिर 9, और सबसे ज़्यादा बेसिक हमारा कौन होगा, 11 होगा। तो इस तरीके से हम इसको अरेंज कर सकते हैं, सिंपल। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन आर टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब A एंड B, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl इज एडेड टू द टेस्ट ट्यूब A वाइल B के अंदर क्या ऐड करा, 2 टेस्ट ट्यूब बना लेते हैं सबसे पहले तो। दिस इज टेस्ट ट्यूब A,
टेस्ट ट्यूब ए के अंदर हमने क्या ले लिया है, 2 टेस्ट ट्यूब ली हैं। एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या डाल दिया है, HCl। इसमें मान लो हमने क्या डाल दिया, HCl। इसमें हमने डाल दिया है CH3COOH, यानी कि दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड दिस इज वीक एसिड। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है, इन विच टेस्ट ट्यूब विल फिजिंग अकर मोर विगरसली। ओके, साथ में इसके अंदर क्या डाला गया है, मैग्नीशियम रिबन भी डाला गया है, मैग्नीशियम सॉलिड। अब हमको पता है कभी भी कोई जो मेटल है वो किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करती है। तो ये जो फिजी आएगा ना, ये जो फिज आने वाली है, ये किसकी आएगी, सबसे पहली बात तो हाइड्रोजन गैस की आएगी। ठीक है, अब हमको पता है जो HCl होता है वो एसिटिक एसिड यानी कि CH3COOH से ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। HCl इज स्ट्रॉन्ग एसिड। अब स्ट्रॉन्ग है, इसी वजह से यहां पर ज्यादा फिज आएगी और एसिटिक एसिड के अंदर कम फिज आने वाली है। तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, देखो, फिजिंग will occur more vigorously in test tube number A. Hydrochloric acid is stronger acid whereas acetic acid CH3COOH is weak acid, और organic acid भी हम इसको कह सकते हैं। Being a strong acid, the hydrochloric acid solution containing much larger amount of hydrogen ions। ठीक है, अब ज्यादा अगर वो एसिडिक है तो इसका मतलब ज्यादा H पॉजिटिव आयंस वहां पे रिलीज होने वाले, डिसोसिएशन वहां पे 100% होने वाला है। ये चीज को, इस कॉन्सेप्ट को मैंने क्लास के अंदर आपको बताया था। ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं उसका 100% डिसोसिएशन होता है, यानी कि अगर हमने 100 HCl के मॉलिक्यूल्स लिए तो उसमें से 100 H पॉजिटिव आयंस निकलेंगे। ज्यादा H पॉजिटिव आयन मतलब ज्यादा रिएक्शन मतलब ज्यादा विगरस वहां पे फिजिंग हमें देखने को मिलने वाली है, वहां पे H2 गैस भी ज्यादा इवॉल्व होगी। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फ्रेश मिल्क हैज pH ऑफ 6, हाउ डू यू थिंक द pH विल चेंज एज ए टर्न इनटू कर्ड। जब कर्ड के अंदर वो कन्वर्ट होता है, मिल्क जब कर्ड के अंदर कन्वर्ट होता है तो वहां पर लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। अब लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ, एसिडिक हो रहा है। एसिडिक मतलब pH उसका क्या करेगा, pH उसका वहां पे डिक्रीज करने वाला, यानी कि 6 से भी कम हो जाएगा। क्लियर, तो यहाँ पे ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, ये जरूर मेंशन करके हमें आना है। क्लियर, देखिए, pH ऑफ मिल्क फॉल्स below 6 as it turns into curd due to the formation of lactic acid due to this process. Okay, lactic acid present in it reduces the pH value. ठीक है, less than 6 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a milkman adds a very small amount of baking soda. बेकिंग सोडा क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है, पता है हमें बेसिक नेचर का होता है। ओके, फ्रेश मिल्क के अंदर जो मिल्कमैन होता है वो बेकिंग सोडा क्यों ऐड कर रहा है, क्योंकि टाइम के साथ साथ जब वो सबके घरों में देने जा रहा है तो उसके अंदर लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। अब लैक्टिक एसिड का अगर फॉर्मेशन हो रहा है तो उसका pH नॉर्मल pH से, जो नॉर्मल फ्रेश मिल्क का pH होता है उससे डाउन जाएगा तो वो कर्ड के अंदर कन्वर्ट हो सकता है, या फिर हम कह सकते हैं कि मिल्क खराब हो सकता है। इसी वजह से उसके अंदर क्या ऐड कर दिया जाता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा, जिसकी वजह से जैसे ही लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन स्टार्ट हो तो जो बेकिंग सोडा हमने ऐड किया था वो उसको न्यूट्रलाइज कर दे। क्लियर, तो फर्स्ट ए पार्ट का आंसर ये हो जाएगा। बी का में क्या पूछा गया है, व्हाई डज दिस मिल्क टेक अ लॉन्गर टाइम टू सेट एज कर्ड। अब यही मिल्क जिसके अंदर बेकिंग सोडा ऐड किया गया है उसको कर्ड में सेट होने में, यानी कि कर्ड के अंदर कन्वर्ट करने में ज्यादा टाइम क्यों लगेगा, क्योंकि वहां पे जैसे ही लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा तो जो हमने बेस ऐड किया है वो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। अब जब तक लैक्टिक एसिड का अमाउंट इंक्रीज नहीं होगा तब तक हमारा जो मिल्क है वो कर्ड के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकता है। क्लियर, तो इसकी थ्योरी को कुछ इस तरीके से हम लिख कह सकते हैं, देखो, मिल्क इज मेड स्लाइटली एल्कलाइन, उसको बेसिक बनाया जाता है सो दैट इट मे नॉट गेट सोर, ये जो है ज्यादा सार ना हो जाए एंड इजिली ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन इट, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन ना हो। बी पार्ट का आंसर कैसे लिख के आओगे, द एल्कलाइन मिल्क टेक अ लॉन्गर टाइम टू सेट इनटू कर्ड बिकॉज द लैक्टिक एसिड बीइंग फॉर्म्ड हैज टू फर्स्ट न्यूट्रलाइज द एल्कलाइन बेस प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर मिल्क। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, एक्सप्लेन। अब अगर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को मॉइस्चर वाले कंटेनर के अंदर रख देंगे जिससे उसकी जो बाइंडिंग कैपेसिटी है ना वो खराब हो जाएगी, वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, इसी वजह से हम उसको मॉइस्चर फ्री एटमॉस्फेयर के अंदर, उसको कंटेनर के अंदर हमें रखना चाहिए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन द मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर बिकॉज इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर
इसकी जो सेटिंग की जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी बाय ब्रिंगिंग अबाउट इज हाइड्रेशन, क्योंकि उसका उस टाइम पे क्या स्टार्ट हो जाएगा, हाइड्रेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा, यानी कि वो वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर लेगा अंदर। दिस विल मेक द प्लास्टर ऑफ पेरिस यूजलेस, ठीक है, ये क्या बना देगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस को यूजलेस बना देगा, यानी कि वो बाइंडिंग ही ढंग से नहीं कर पाएगा क्योंकि उसने मॉइस्चर उसने एब्जॉर्ब कर लिया, इसी वजह से वो सेट नहीं हो पाता है। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव 2 एग्जांपल्स। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, जब कोई भी एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, सॉल्ट, और साथ ही साथ वाटर का फॉर्मेशन होता है। दिस इज सिंपली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसका सबसे सिंपल एग्जांपल हम लेते हैं, जब HCl एसिड NaOH बेस के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास सॉल्ट बनता है NaCl और साथ में क्या रिलीज होता है, वाटर। क्लियर। इसी के साथ इसका एक और एग्जाम्पल की, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की एक और एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, देखो यहाँ पे हमने HCl लिया, यहाँ पे भी हम क्या ले लेते हैं, HCl ही ले लेते हैं, बट यहाँ पे हमने लेंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लेंगे तो यहाँ पे इस बार सोल्ट बनेगा MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, और साथ में क्या रिलीज होगा, वाटर। तो ये दोनों एग्जांपल्स हमारे किसके हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के हैं, जिसके अंदर एक एसिड लिया, एक हमने क्या लिया, बेस लिया, जिसके रिएक्शन से, न्यूट्रलाइजेशन से एक सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ और साथ ही साथ क्या बना, वाटर। सिंपल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप कर लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले ओके, यहाँ पे मैंने आपको मैग्नीशियम का एग्जांपल दिया है, आप ये वाला एग्जांपल भी ले सकते हो। हमने क्या लिया, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, देखो CH3COONA, यहाँ से जो Na है वो आया और वो इस हाइड्रो, अब ये एसिड है ना, देखो CH3OH इज एसिड, यहाँ से H पॉजिटिव आयन रिलीज हो जाएगा, क्या बन जाएगा ये CH3COO नेगेटिव। नाउ दिस CH3COO नेगेटिव विल रिएक्ट विद NaOH में से OH नेगेटिव आएगा और ये इसके साथ नहीं NaOH में से क्या निकलेगा, Na पॉजिटिव निकलेगा और Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, ये CH3COO नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा, एक सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा, साथ में वाटर भी रिलीज होगा। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गिव 2 इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। बेकिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं हम बेकिंग सोडा को, खाने के अंदर काफी सारे जो इडली भटूरा होते हैं, समोसा होते हैं, उसके अंदर क्या यूज करते हैं, बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। केक बेक करने के लिए यूज करते हैं वॉशिंग सोडा को, किसमें यूज करते हैं हम, कपड़े धोने के अंदर यूज करते हैं। देखो वॉशिंग सोडा इज यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। इट इज यूज फॉर द रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, वाटर के हार्डनेस के अंदर भी इसको हम यूज करते हैं और साथ साथ वॉशिंग पर्पस के लिए तो यूज करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा इज यूज्ड एज अ एंटासिड्स, मेडिसिन के अंदर एंटासिड के लिए भी हम यूज करते हैं क्योंकि बेकिंग सोडा क्या है, एक माइल्ड बेस है। नेक्स्ट देखो, बेकिंग सोडा इज यूज्ड फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर के लिए भी यूज करते हैं हम। बेकिंग सोडा को डायरेक्टली हम स्वीट आइटम्स को बेक करने के लिए यूज नहीं कर सकते क्योंकि उससे जो फूड आइटम है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बिटर इन टेस्ट हो जाएगा, तो उसको हम कन्वर्ट करते हैं पहले बेकिंग पाउडर के अंदर। कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसके अंदर हम थोड़ा सा अमाउंट ऑफ टार्टरिक एसिड ऐड कर देते हैं। क्लियर। चलिए, तो हमारे जितने भी क्वेश्चन है हमने सारे सॉल्व कर लिए हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।